पिछले के वीडियोस में हम लोगों ने रिएक्शन को बैलेंसिंग करना सीखा था। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि कोई दिक्कत हो तो एनी टाइम आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियोस से हम लोग अब इस चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो अभी तक हम लोग क्या जाने, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन के बारे में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग जाने कि कैरेक्टरिस्टिक कितने तरह के होते हैं, तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जाने रिएक्शन के। फिर उसके बाद बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में जाने। कुछ बच्चों का शिकायत था कि भाई हमको बैलेंसिंग नहीं आता है, तो बैलेंसिंग के लिए वीडियोस आए आपके पास। अब बैलेंसिंग के बाद जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हमारा जो रिएक्शन है, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि हमारा जो रिएक्शन है उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करें, कैसे हम अपने रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। किसी भी रिएक्शन को टॉपिक है आज का हम लोग का, हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए, कैसे हम रिएक्शन को लिखें कि उसके अंदर में जितनी चीजें हो रही हैं, जितने तरह के मैटर्स हैं, वो सारे सॉर्ट आउट हो जाए। तो उनके 3 स्टेप्स मैं बताऊंगा। पहला जो स्टेप है वो है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बोल रहा है कि जो भी हमारा रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है रिएक्शन का, वो किस स्टेट में है। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि आखिरकार वो किस स्टेट में होगा, तो स्टेट का इंडिकेशन होना चाहिए रिएक्शन जब हम लिखते हैं। इसमें देखिए स्टेट 3 तरह का आप लोग जानते हैं कि यदि कोई कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो उसके लिए ब्रैकेट में एस लिखेंगे। यदि कोई चीज सॉलिड स्टेट में, जैसे मान लीजिए सोडियम हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन में, सोडियम सॉलिड है तो Na लिखेंगे। रिएक्शन सपोज हम लोग लिख रहे हैं एक एग्जांपल, तो Na के ब्रैकेट में S लिखेंगे। तो जैसे ही कोई इस रिएक्शन को देखेगा तो उसको फट से पता चल जाएगा अच्छा इसमें जो सोडियम इस्तेमाल हो रहा है वो सॉलिड। लेकिन यदि हम लिक्विड स्टेट की बात करें, तो यदि लिक्विड स्टेट कोई चीज है तो लिक्विड स्टेट यदि है तो L लिखेंगे लिक्विड स्टेट में यदि है वो। यदि वो गैसियस स्टेट में है तो G लिखेंगे। और एक और स्टेट होता है, देखिए क्या, यदि कोई कंपाउंड पानी के साथ मिला हुआ है तो उसको क्या कहेंगे। पानी के साथ यदि कोई कंपाउंड साथ में मिला हुआ है तो क्या कहेंगे उसको, एक्वस स्टेट। तो उसको विशेष ध्यान दीजिएगा उस पर, एक्वस स्टेट मतलब अलोंग विथ वाटर, अ केमिकल अलोंग विथ वाटर। पानी के साथ कोई केमिकल अंदर में मिला हुआ है तो उसको एक्वस बोलेंगे, और उसके लिए हमारा जो सिंबल होता है वो AQ होता है। अब जरा मैं एक रिएक्शन लिखता हूं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे ये मतलब हम कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं फिजिकल स्टेट लिख करके। तो देखिए एक रिएक्शन लिस्ट में मैंने आपको दिखाया था Zn क्या होता है, सॉलिड होता है, प्लस H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ये कैसा लेंगे, एक्वस क्यों लेंगे, क्योंकि इसको डाइल्यूट करेंगे तभी ना रिएक्ट करेगा। तो पानी साथ में मिला हुआ है तो एक्वस सॉल्यूशन। अब ये जो देगा वो होगा हमारा ZnSO4। जो ZnSO4 भी क्या होगा, बनेगा लेकिन एक्वस मात्रा में, एक्वस रूप में ही बनेगा, मतलब पानी के साथ ही बनेगा। और प्लस ये H2 बाहर निकलेगा। H2 क्या होता है, गैस, तो हमने G लिखा। अब ये रिएक्शन जरा देखिए, और एक पहले जो आप लिखे थे उसको देखिए, कंपेयर कीजिए, तो आपको एक स्टेप तो क्लियर हो गया होगा। इन दोनों रिएक्शंस में हम लोगों में यदि पुराने रिएक्शन को देखें तो उसमें हम केवल यही जान रहे थे कि क्या रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है। लेकिन यदि यहाँ आज के रिएक्शन में हम देखें तो हमको ये पता चल रहा है कि ईच एंड एवरी कंपाउंड और एलिमेंट किस स्टेट में है, वेदर इट इज इन सॉलिड स्टेट और इन लिक्विड स्टेट or in gaseous state or in aqueous state. We can tell whether the compound is in which state. If it is solid, we will write S in its bracket, in a bracket. If it is liquid state, we will write L. If it is gaseous state, then we will write G. And if it is in aqueous state, we will write AQ in the bracket.
टू इंडिकेट हीट चेंजेस। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है इसी में कि कैसे रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाए। तो अभी तो हम लोग जान गए किस स्टेट में है कौन सा एलिमेंट या कंपाउंड, उससे हमको जानकारी मिली। सेकंड जानकारी है कि क्या उस रिएक्शन में हमको हीट देना पड़ेगा या हीट उससे निकलेगा। तो हम लोग हीट चेंज के आधार पर दो रिएक्शन का टाइप देखे थे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी जिसमें हीट नीडेड, हीट की जरूरत है इस रिएक्शन में, और ये रिलीज हीट, यानी ये हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जब भी रिएक्शन हम लिखेंगे तो यदि एंडोथर्मिक है, ध्यान दीजिएगा, यदि एंडोथर्मिक है तो रिएक्टेंट साइड में हमको कहीं पर प्लस हीट लिखना होगा। क्या लिखना होगा, रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिखना होगा। और यदि एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक मतलब क्या कि रिएक्ट किया, कोई प्रोडक्ट बनाया और हीट वो रिलीज करने लगा। तो हम लोग जो भी रिएक्शन पूरा लिखने के बाद प्लस हीट लिखेंगे, किधर, ऑन द प्रोडक्ट साइड, ऑन द प्रोडक्ट साइड को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हम लोग का, नेक्स्ट क्या, उसी टॉपिक में हम लोग जाने कि रिएक्शन जो है वो दो टाइप का हीट के आधार पर, एंडो और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में मैंने आपको बताया था कि हीट जो है वो रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट या प्लस एनर्जी भी लिखा होता बहुत जगहों पे, तो एनर्जी आप लिखेंगे। तो एक एग्जांपल है N2 गैस स्टेट, O2 गैस स्टेट प्लस हीट। ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट साइड मैंने हीट लिखा है और इससे क्या बना, NO यानी नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि गैसियस स्टेट में है। उसके बाद आई अब एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या था, हम लोग पढ़े थे कि इसमें हीट बनेगा, मतलब रिलीज होगा। तो रिलीज होगा तो किस साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो कार्बन प्लस O2, यानी कि कोई भी कोयला या कार्बन रिलेटेड चीज को हम जला रहे हैं, O2 देना या नहीं जलाना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और साथ में हीट तो रिलीज करता ही है। तो यदि प्रोडक्ट साइड में आप प्लस हीट लिख रहे हैं तो वो एक्सोथर्मिक का टाइप हुआ, और ये हमको एक इंफॉर्मेशन देगा। अभी तो देखिए, मान लिया अभी हम ये रिएक्शन आपको दे दें, तो आप यहां से दो तो अभी आप लोग बता दीजिएगा। पहला तो स्टेट जान गए, दूसरा क्या जाने कि हीट किधर रिलीज हो रहा है, और इससे तीसरी बात ये जाने कि किस टाइप का रिएक्शन। आप सीधा बोल दीजिए कि ये एक्सोथर्मिक का टाइप है। और यदि हीट को हटा दें तो जिनको याद है वही बता पाएंगे। तो इसलिए कितना इंफॉर्मेटिव हो रहा है ये आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट ये वाला रिएक्शन C6H12O6, ये तो आप जानते ही हैं, रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, इसमें हीट बाहर आता है। हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो देखिएगा, छोड़िएगा तो क्या आता है, गर्मी सांस के साथ आती है, तो दैट इज हीट। क्योंकि वो एक जो रिएक्शन हुआ हमारे फूड ब्रेकडाउन में, तो उसमें हीट रिलीज होता है और वही हीट हमारे सांस के द्वारा बाहर आता है। तो आप सब लोग सांस छोड़ के देखिए तो अभी आपको गर्म लगेगा, तो गर्मी क्या है, वही हीट। तो हीट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आती है, और वाटर भी आता है साथ में। लेकिन वाटर चूंकि यदि गर्मी ज्यादा है तो आपको पता नहीं चलेगा। वही आप ठंडा के दिन में जब आप आईने के पास में अपना सांस छोड़ते हैं तो उससे वेपर उसके ऊपर बन जाता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है बाहर, वाटर भी होता है और साथ में हीट भी रिलीज होता है। तो ये हुआ हीट चेंजेस के एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखा है यहाँ, इसको एकदम लिख लीजिएगा। जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं वो सारे एंडोथर्मिक हैं। जब तक उनमें हम हीट नहीं देंगे तब तक, या लाइट नहीं देंगे, कोई ना कोई एनर्जी नहीं देंगे, तब तक वो ब्रेक नहीं हो पाएगा। उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों ना दें तो बिना उसके ब्रेक वो नहीं होगा। तो जितने डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, मतलब उसमें हीट देने की जरूरत होगी तभी वो तोड़ेगा उसको। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या चीज का एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक का। तो आप तो जान चुके हैं। अब है नेक्स्ट टॉपिक, टू इंडिकेट कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। कंडीशंस में आते जाइए, लाइन से देखते हैं हम लोग। सबसे पहला कंडीशन देते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, तो सब्सटेंस दैट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन।
रिएक्शन बट affects its rate। मतलब कुछ रिएक्शंस में हम लोग कैटलिस्ट डालेंगे, वो कैटलिस्ट क्या करेगा, उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। जनरली बढ़ाने के बारे में हमको पढ़ना, प्रोमोटर उसको बोलते हैं, तो जनरली वो बढ़ा देता है रिएक्शन के रेट को और रिएक्शन जल्दी हो जाता है। सेकेंड बात करें तो रिएक्शंस में कोई ऐसा जरूरी नहीं कि केवल हम टेम्परेचर ही लें, मतलब केवल हीट लेंगे, तो हीट में हम लोग जो जितना हीट लिए उसको भी मेंशन करते हैं। तो सेकेंड कंडीशन में क्या मेंशन करना होता है, टेम्परेचर। वो कहाँ लिखाएगा, तो जो हम एरो साइन देते हैं इसी के ऊपर में आप कैटलिस्ट लिखना है, ऊपर या नीचे में टेम्परेचर लिख सकते हैं आप, कितना डिग्री है। थर्ड होता है प्रेशर। यदि उस रिएक्शन को प्रेशर दे करके उसमें काम किया गया, यदि प्रेशर का रोल है, तो हम लोग फिर अगेन एरो के ऊपर या नीचे प्रेशर को एटमॉस्फेयर में, ATM, एटमॉस्फेयर शॉर्टकट हुआ, मतलब यूनिट का, एटमॉस्फेयर में प्रेशर को भी लिखेंगे। और यदि हीट है तो हीट को देखिएगा आप, कुछ बुक्स में डेल्टा से भी लिखते हैं, इस साइन ऐसे ट्रायंगल साइन, इसको बोलते हैं डेल्टा, ये हीट को डिनोट करता है। इसको भी तीर के ऊपर या नीचे लिख करके दिखाया जा सकता है। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिसमें आपको एक रिएक्शन में क्या क्या कंडीशंस है ये पता चलता है। नेक्स्ट जो आपका है वो एक दो एग्जांपल आपके सामने बोर्ड पर, और इस बोर्ड पे जो रिएक्शन है इसको जरा आप देखिए बढ़िया से। तो अभी तो मैंने इसको मेनली चौथे सेगमेंट के लिए, तीसरे सेगमेंट के लिए बनाया है, मतलब कंडीशंस के लिए, लेकिन ये रिएक्शन जो है अपने आप में एक ऐसा रिएक्शन आपके सामने है जो पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव, मतलब हमारे तीनों कंडीशंस को मान रहा है। हीट की तो जरूरत है नहीं, है जहां पर अपना टेम्परेचर के रूप में वो भी दिख ही रहा है। तो इस रिएक्शन में जरा देखें, इस रिएक्शन में ये हमने क्या लिखा है, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और CrO3 ZNO प्लस CrO3 कैटलिस्ट के रूप में, और बना क्या, CH3OH, इसको बोलते हैं मेथनॉल, ये एक अल्कोहल है, मेथनॉल बनता है। और यहाँ पर गैसियस लिक्विड, ये स्टेट्स भी, फिजिकल स्टेट्स भी बता दिया गया है। तो ये रिएक्शन जब हम देख रहे हैं तो हमको सारा इंफॉर्मेशन इस रिएक्शन से मिल जा रहा है कि पहला तो क्या क्या रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, दूसरी बात कौन कौन किस स्टेट में है, तीसरी बात कि भाई ये रिएक्शन क्या सिंपली हो जाएगा या कुछ इसके लिए स्पेशल हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा, चौथी बात कि इस रिएक्शन में हीट देना पड़ रहा है या निकल रहा है। तो ये सब बातें हमको पता चल जाएंगी। फिर एक नया कंसेप्ट कैटलिस्ट का भी हम लोग जान गए, आगे और भी रिएक्शंस आएंगे, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट एक रिएक्शन, ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है जो आप लोग अक्सर यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस का। इसमें भी आप देखे होंगे कि एरो के ऊपर में सनलाइट यानी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल को डिनोट किया जाता है, और बाकी ये सब तो आप जानते ही हैं, गैसियस, लिक्विड, एक्वस और गैसियस, ये ऑक्सीजन गैस के रूप में, ये जो ग्लूकोज बनता है उसमें वो एक्वस यानी पानी के साथ मिला हुआ ग्लूकोज होता है, और बाकी ये कंडीशंस हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कि रिएक्शंस के टाइप कितने। यदि कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या पर्सनली पूछें। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ चुके इंफॉर्मेटिव कैसे इक्वेशन को बनाए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, मतलब जितने भी रिएक्शंस हमारे पास हैं वो आखिरकार किस कैटेगरी में पढ़ेंगे, तो उसको किस कैटेगरी में वो पड़ेगा उसके लिए हमको जानना होगा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितने हैं। तो हमारे पास जो रिएक्शंस की लिस्ट है वो यहाँ सामने बोर्ड पर आपको दिख रही होगी। नंबर 1 पर है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम ये कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, संयोग, जोड़ना, मतलब दो या दो एलिमेंट, दो या दो कंपाउंड या दो से ज्यादा आपस में मिलेगा और वो रिलीज करेगा या बनाएगा एक कंपाउंड या एक से ज्यादा कंपाउंड, मतलब दो या दो से अधिक चीज कंबाइन करेगा और कुछ बनाएगा, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। और उसके बाद सेकंड आता है डिकम्पोजिशन, ये इसका अपोजिट होगा। कॉम्बिनेशन का क्या होगा, ये अपोजिट होगा। क्यों अपोजिट होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे का अपोजिट वर्ड। डिकम्पोजिशन मीन्स होता है टूटना, ठीक है, विघटन,
टूटना हिंदी हो गया विघटन। तो इसमें जैसा कॉम्बिनेशन था ना, उसमें क्या हुआ था, जुड़ा था और एक कंपाउंड बना था। इसमें क्या होगा ना कि वही कंपाउंड यदि कुछ उस पर हीट दे दें या कुछ दे दें, तो यदि वही टूट करके दो चीजों में बंट जाता है तो वो हो जाएगा आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन में आपका इलेक्ट्रोलाइसिस आ सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये सब आगे मैं बताऊंगा कल वाले वीडियो में। 2 या 3 टाइप्स को मैं डिस्कस करूंगा आराम से। हो सकता है कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट तक कल शायद हम लोग पहुंच जाए कल वाले वीडियो में, क्योंकि हमको आराम से पढ़ना और समझ समझ के पढ़ना है। कहीं भी रत्ती भर का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। नाम ही है डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक को हटाना, डिस्प्लेस करना। कब डिस्प्लेस करेंगे? छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि छोटा सा एक बच्चा है, उसको एक बड़ा ताकतवर आदमी क्या करता है, हटा देता है, ऐसे पकड़ के साइड कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। तो ऐसा ही इसमें इम्प्लीमेंट होगा। जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसके सोल्यूशन से, और इस ढंग से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम ही है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें तो एक चीज हटेगा, इसमें क्या होगा, 2 चीजें हटेंगी। कैसे हटेंगे वो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे कैसे हटेंगे। इसमें एक जो है वो अपना आयन दूसरे को देगा और दूसरा जो है वो अपना आयन पहले को देगा। तो इस ढंग से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम पड़ेगा। और सबसे लास्ट है रेडॉक्स। इसको तोड़ना है, रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन, अंदर में छिपा हुआ वर्ड है। ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब फाइनल बात, ये सारा 4 रिएक्शन तक तो आप आराम से समझ जाएंगे, लेकिन रेडॉक्स भी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, टेंशन ना ले। रेडॉक्स को 3-4 तरीके से मैं बताऊंगा। ऑक्सीजन के बेसिस पर, हाइड्रोजन के बेसिस पे, मेटालिक एलिमेंट के बेसिस पर, नॉन मेटालिक के बेसिस पर, ये पूरी तरीके से। और इस पे रेडॉक्स से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं जैसा उम्मीद करता हूँ। लेकिन फिर भी कोई डाउट यदि आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें या कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।